किसान बहन भाइयों नमस्कार। आज का हमारा प्रोग्राम रहेगा कपास की खेती, लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम शुरू करते हैं खबरें खेती से। वर्षा की कमी से निपटने के लिए कपास कार्य योजना, नारियल के रेशों को गलाने की बेहतर तकनीक, देसी मुर्गे की जीन कुंडली पढ़ी गई और केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। इस बार बारानी क्षेत्रों में कपास की बुआई देर से हुई है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इस विशेष परिस्थिति में भी अधिक उत्पादन के लिए कुछ वैज्ञानिक रणनीतियां तैयार की हैं। देश के कुल कपास क्षेत्र के लगभग 65% भाग में कपास की खेती बारानी दशाओं में यानी वर्षा आधारित होती है। इस बार मानसून की वर्षा देर से होने के कारण लगभग पूरे बारानी क्षेत्र में कपास की बुआई देर से यानी 15 जुलाई के बाद की गई। इस विषम परिस्थिति को देखते हुए नागपुर स्थित केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ने विशेष प्रबंधन रणनीतियां विकसित की हैं। सलाह है कि जहां तक संभव हो देसी कपास की सिफारिश की गई कम अवधि वाली गैसीपियम हिर्सुटम किस्में लगाएं या राज्यों द्वारा सिफारिश किए गए कम अवधि के बीटी संकरों की खेती भी की जा सकती है। कपास के बीच में अरहर, मूंग, सोयाबीन और लोबिया की फसलें लगाकर संभावित नुकसान की भरपाई की जा सकती है। दलहनी फसलों को अंत फसल के रूप में लगाने से मृदा की उर्वरता में भी सुधार होता है। अंत फसलें नमी को मिट्टी में संजोए रखने में भी सहायता करती हैं। नारियल के रेशे का व्यावसायिक महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। उपयोग से पहले इन रेशों की गलाई करना जरूरी होता है। इसके लिए आमतौर पर पारंपरिक विधि इस्तेमाल में लाई जाती है, परंतु अब रेशों को गलाने की रासायनिक विधि विकसित की गई है। नारियल का रेशा कुटीर उद्योग से लेकर अनेक बड़े उद्योगों तक में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। व्यावसायिक महत्व के कारण बाजार में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। विभिन्न उपयोगों में लाने से पहले नारियल के रेशों की गलाई करना जरूरी होता है। इसके लिए आमतौर पर किसान पारंपरिक विधि इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ज्यादा मेहनत लगती है। साथ ही इस प्रक्रिया में पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा होता है, जिससे पर्यावरण पर चोट पड़ती है। समस्या के समाधान के लिए कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने रेशे की गलाई के लिए रासायनिक विधि तैयार की है। इसके अंतर्गत रेशों की गलाई के लिए कुछ रसायनों को पानी में मिलाना पड़ता है। संस्थान के अनुसार नारियल के रेशों की गलाई की ये तकनीक एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में अपनाई जा सकती है। देसी चिकन की असली नस्ल पूरे देश में घरेलू मुर्गी पालन के लिए प्रसिद्ध है। वैज्ञानिकों ने इसके जीनोम को डिकोड करके इसकी खूबियों के राज को जानने की कोशिश की है। हमारे देश में मुर्गे की देसी नस्लों का एक खास महत्व है। अनेक नई और उन्नत नस्लों के विकास के बावजूद आज भी मुर्गी के देसी अंडे उपभोक्ताओं के बीच अधिक पसंद किए जाते हैं। देसी नस्लों में असील नस्ल का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि इसका मांस उपभोक्ताओं के बीच अधिक लोकप्रिय है। इन खूबियों और कमियों को देखते हुए कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने असील के संपूर्ण जीनोम को पहली बार क्रमबद्ध किया, जिससे इसके आनुवांशिक गुणों का पता चलता है। इस तरह एक मूल सूचना प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर दुनिया की अन्य नस्लों के साथ इसके आनुवांशिक संबंधों को जानने में मदद मिलेगी। ये भी जाना जा सकेगा कि वो कौन से आनुवांशिक गुण हैं जो इसे जलवायु के अनुकूल बनाने में मदद करते हैं। रक्तदान महादान जरूरतमंदों की जिंदगी बचाने के काम आता है। पिछले दिनों केंद्रीय भंडारण निगम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय भंडारण निगम भारत सरकार का मिन्नी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये समय समय पर किसानों के हित के लिए कई तरह के प्रशिक्षण और ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करने के लिए काम करता रहता है तथा कृषि उत्पादों के रख रखाव में अहम भूमिका निभाता है। 12 अगस्त को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 23 पुरुषों और महिलाओं ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर के महत्व को बताते हुए संस्था के प्रबंध निदेशक ने बताया, आज हम लोग केंद्रीय भंडारण निगम का जो मुख्यालय है वहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का माध्यम से आज यहाँ जो शिविर चल रहा है उसमें लगभग 50 की हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी है
वो रक्तदान करेंगे। हम CWC में साल में लगभग 2 दफ़ा इस तरह की रक्तदान शिविर करते हैं और रक्तदान करना एक महान कार्य होता है और जितने आदमी रक्तदान करता है उतने अच्छे स्वस्थ रक्त भी बनता है। तो हम शुरुआत की है, आज सारा दिन ये शिविर चलेगा। मेरी उम्मीद है कम से कम 25-30 यूनिट रक्तदान होगा, ये मेरे पूरा विश्वास है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी तट के साथ साथ अधिकतर स्थानों पर तथा पूर्व एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मध्य भारत के कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। आंतरिक प्रायद्वीप भारत और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानों में कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। पहले समय में हजारों साल से किसान कपास की खेती करता आया है, लेकिन वो खेती जो थी बिना रासायनिक खाद की थी। अब किसान ने क्या है कि रासायनिक खाद की खेती शुरू करी, उससे पैदावार बढ़ी, लेकिन कुछ समय के लिए बढ़ी, लेकिन उसके बाद किसान ने जो पद्धति हमारी हजारों साल से थी उसकी खेती शुरू की। उसका क्या नतीजा निकला, हम चलते हैं जींद और जींद में देखेंगे किसानों ने कैसे काम किया, उसके बारे में जानकारी लीजिए। क्या प्रकृति की भी कोई भाषा है? क्या ये पेड़ पौधे अन्य जीव जंतुओं से बात करने या अपनी बात समझाने में सक्षम है? शायद हाँ, वरना कैसे पौधे अपनी रक्षा या अपने वर्धन के लिए कीट आदि को बुलाते? प्रकृति की अपनी भाषा है। प्रकृति जो एक बेहद नाजुक संतुलन पर टिकी है, वो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी जीवों, वनस्पति आदि में एक तालमेल बैठाए रखती है। प्रकृति के इस नाजुक संतुलन को समझा है हमारे किसानों ने। मौजूदा कृषि में बहुत बड़ी लागत कीटनाशियों के उपयोग की है और किसानों ने अच्छी उपज लेने के लालच में इनका अंधाधुंध उपयोग किया। ऐसे में हरियाणा के जींद जिले के किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक नई और सार्थक पहल की है। यहाँ के किसानों ने प्रकृति में कीट और पौधों के रिश्तों को पहचाना और पर्यावरण में घुलते जहर से छुटकारा पाने की ठानी। गांव के किसान और कृषक महिलाओं की ये पहल रंग लाई और हरियाणा के जींद जिले से शुरू हुई ये क्रांति अब अन्य जिलों में जैसे हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद आदि में भी फैल गई है। और बिना कीटनाशकों की खेती से किसान की लागत में कमी आई है और साथ ही साथ फसल उत्पादन में भी इजाफा हुआ है। इस पूरे आंदोलन की अलख जींद में कार्यरत स्वर्गीय डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने जगाई थी, जिन्होंने किसानों के साथ मिलकर पौधों और कीटों के परस्पर संबंध को समझा। उनके प्रयासों से किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से जींद के गांव में पहली कीट पाठशाला की शुरुआत की गई।
और कभी इक्का दुक्का लोगों वाली ये पाठशाला अब लगभग हर रोज चलाई जाती है, जिसमें हजारों किसान और लगभग 20 से अधिक गांव जुड़ चुके हैं। और अब ये ऐसी अवस्था में आ गया कि आईपीएम और भारत सरकार, हरियाणा सरकार और यहाँ का किसान, ये सब मिलकर अब अपनी लेवल पे, अब अपने स्तर पे कुछ ऐसे अनुभव और तजर्बे करने लगे हैं कि क्या किसान की जो प्रैक्टिसेस हैं वो ठीक हैं, या आईपीएम के हिसाब से सीधे जो इसमें गुण होने चाहिए आईपीएम को ध्यान में रखते हुए कीटनाशक वगैरह का इस्तेमाल ना करें, या जो बहुत ज़रूरत हो तो वहाँ करें, या फिर जो यहाँ का हरियाणा का कृषि आयोग है उसकी सिफारिश के आधार पे। तो आइए हम जानेंगे आज डॉक्टर कमल सैनी साहब से कि इन तजर्बों में क्या निष्कर्ष निकलने की उन्हें आशा है, क्योंकि अभी तो फल तो लगा है, टिंडे लगे हुए हैं, और धीरे धीरे जब इसमें पूरा उत्पाद मिलेगा असली निष्कर्ष तो तभी आएगा। क्यों सैनी साहब? तो आप क्या हमें बताना चाहेंगे इसमें कितने किस्म के आपके तजर्बे हैं, किन किन संस्थाओं के हैं और क्या उद्देश्य लेकर चले हैं? ये जैसा कि अभी बताया डॉक्टर साहब ने, हमारे निडाना गांव में अब की बार NCIPM और कृषि विभाग के सौजन्य से महिला किसान खेत पाठशाला लगने लगी है, जिसकी शुरुआत 16 जून को हुई थी। क्योंकि हमारे जैसे निडाना में एक कंसेप्ट चला हुआ था जो कि हमारे स्वर्गीय डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने, जिसका अहम बहुत बड़ी भूमिका है, वह कपास के अंदर जितने भी कीड़े आते हैं यदि किसान इनकी पहचान कर ले, खाली पहचान से ही कीड़े का नियंत्रण कर सकता है। क्योंकि कपास में 2 प्रकार के कीड़े आते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी, और जो मांसाहारी कीड़े हैं वो शाकाहारी कीड़ों के मुकाबले 3-4 गुना ज़्यादा संख्या में आते हैं। दूसरा एक उन्होंने विकल्प दिया था, यदि हमने स्प्रे करना है तो एक ऐसा विकल्प हम तलाशें जिससे पौधे की पैदावार, डायरेक्ट पैदावार बढ़े, जिसमें जो हमारे पोषक तत्व हैं, आमतौर पर जो मुख्य पोषक तत्व जो हम देते हैं फसल को नीचे से, जैसे यूरिया, DAP, जिंक, तो उन्हीं का घोल बना के हम ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी मात्रा 2.5 किलो यूरिया, 2.5 किलो DAP, आधा किलो जिंक, 100 लीटर पानी। यदि हम हर 10-15 दिन के इंटरवल पर कपास में ये स्प्रे करते रहते हैं तो हमारा जो माइंड सेट है स्प्रे के बगैर खेती नहीं हो सकती, वो भी इससे हल हो जाता है और पैदावार भी हमारी बढ़ जाती है, और कीट को नियंत्रण करने की हमें कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब की बार इसी बेस पे, इसी कंसेप्ट को लेकर 5 ब्लॉक के अंदर 5 पाठशालाएँ चल रही हैं, जिनमें एक ये निडाना गांव में चल रही है। और इन पाठशालाओं पे, जहाँ पे पाठशाला चल रही हैं, वहीं पर 1.5 एकड़ का एक एक्सपेरिमेंट प्लॉट लगाया गया है, जिसके अंदर 3 भाग करे गए हैं। आधे भाग में वो सारी प्रैक्टिस जैसे फॉलो की जा रही हैं जो IPM जैसे हमें सजेस्ट करता है कपास के अंदर, और दूसरा जो वो 1/2 एकड़ का वो प्लॉट है जिसमें 2008 से जो ये कंसेप्ट चल रहा है निडाना में, और तीसरा वो प्लॉट है जो आमतौर पर हरियाणा का किसान करता है, या तो अपनी मर्जी से स्प्रे शुरू कर देता है या दुकानदार के कहे से शुरू कर देता है और रूटीन में करता रहता है वो। तो वो तीनों यहाँ पे 1/2 एकड़ के एक्सपेरिमेंट प्लॉट लग रहे हैं। अब आज इनका 8वां सेशन है इस FFS का। डॉक्टर सैनी, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, अब जब 3 आपने प्लॉट बताए, 1.5 एकड़ में 3 प्लॉट, हाँ जी, तीनों प्लॉटों में अब तक जो बताया किसान ने तो अपनी मर्जी से किया, हाँ जी, IPM ने IPM की प्रैक्टिस के हिसाब से किया, हाँ जी, दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी उससे किया। हाँ जी। तो क्या ट्रेंड अभी कुछ दिखते हैं, क्योंकि टिंडे आने लगे हैं और कुछ दिनों में थोड़े फूल जितने भी आएंगे, टिंडे भी आएंगे और कपास भी निकलेगी, तो उसका कुछ आपको आभास होने लगा अभी के क्या ट्रेंड है, कौन सा बढ़िया चल रहा है, कुछ थोड़ा देखने को मिला? इस वीक से पहले तक लगभग मैं ये कहूँगा लगभग बराबर सा सीन था इंसेक्ट का, क्योंकि किसी भी प्लॉट में कोई भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं की गई थी, क्योंकि कपास अभी अपने वेजिटेटिव फेज में थी, बस वो चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन अब समय आ गया है, क्योंकि कपास का जो पौधा है वो बढ़वार के साथ साथ फल उठाना शुरू कर दिया उसने। तो इस समय जैसे हमने जो हमारा जो इस कंसेप्ट के तहत जो प्लॉट है जिसमें जिंक यूरिया DAP हम सजेस्ट करते हैं, उसमें 31 तारीख को हमने एक स्प्रे किया है जिंक यूरिया DAP का, और दूसरा जो IPM का जो
प्लॉट है उसके अंदर अब से पहले कोई भी जैसे प्रैक्टिस फॉलो नहीं हुई। हमारे बीच में जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं NCIPM के वो आए हुए हैं, वो हमें गाइडलाइन देंगे क्या करना है उसमें। रही फार्मर प्रैक्टिस प्लॉट की बात, तो इसके अंदर भी कोई अब तक कोई प्रैक्टिस नहीं हुई, लेकिन तीनों प्लॉटों को अगर हम कंपैरिजन करें तो ये विजुअली हम देख सकते हैं बिल्कुल फील्ड में प्रैक्टिकली। बस जिसमें हमने ये जिंक यूरिया DAP का घोल का स्प्रे किया है, उस प्लॉट की जो बढ़वार है वो बाकी 2 प्लॉटों के मुकाबले कहीं न कहीं ज़्यादा है, और जो टिंडों की संख्या है वो भी हर पौधे के ऊपर मतलब हम देख सकते हैं टिंडे भी उसके ऊपर कहीं ना कहीं ज़्यादा है। बाकी आज 8वां सेशन है, कंटिन्यू 20 सेशन लगेंगे ये, और हर प्लॉट में अपने अपने एक्सपेरिमेंट चलेंगे। बाकी लास्ट में इसकी यील्ड का भी एनालिसिस करेंगे यार, प्लॉट की क्या एवरेज आई। भाई जी अभी तो सैनी साहब ने बताया यहाँ के तजर्बों के बारे में, आप भी जुड़े हुए हैं इस तजर्बे से यहाँ जो किसानों का है 1.5 एकड़ का। हाँ जी, मेरा नाम मनवीर सिंह है, मैं गांव इगरा का एक छोटा सा किसान हूँ। डॉक्टर साहब के साथ में मैं शुरुआत से ही जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। मेरे पास में अब 200 के आसपास कीड़ों का ज्ञान है, जिसमें 43 प्रकार के शाकाहारी कीड़े हैं और 161 प्रकार के मांसाहारी कीड़े और कुछ बीमारियों का बारे में। कीड़ों की जानकारी से मेरे को ये फ़ायदा हुआ है कि मैं कीड़ों से पहले भी डरता था, कीड़ों से मैं आज भी डरता हूँ। पहले मैं दुश्मन समझ के कीड़ों से डरता था, अब मेरे खेत से मित्र कीड़े ना हट जाएं इसलिए डरता हूं। जब भी मैं फोलियर स्प्रे करता हूं तो मेरे को मित्र कीट दिखता है और मेरी नोजल ऑटोमेटिक उल्टी हट जाती है। किसान ये चाहते हैं कि मैं खर्च बचाने के लिए मतलब कीटनाशक का प्रयोग ना करें, लेकिन यदि कोई कंपनी या कोई आदमी मेरे खेत में फ्री में यदि कीटनाशक का प्रयोग करना चाहे तो मैं उससे साथ लठ बजाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता है कीड़ों के बगैर फसल नहीं हो सकती, कीटनाशकों के बगैर फसल हो सकती है। अंग्रेजो जी आप तो निडाना से है, मेरे को पता है कि आप इस अभियान से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। अब तो नहीं कोई कीटनाशक इस्तेमाल करते? नहीं जी, 5 साल हो गए मैंने जुड़ी नहीं से। मैंने पहले गांव में पाठशाला शुरू करी थी, फिर उसके बाद फिर खेड़ा में ललित खेड़ा, वहाँ पर 30 महिला इकट्ठी करके वहाँ पर क्लास लगाई, उनको सिखाया। फिर उसके बाद रदाना में 30 महिला इकट्ठी करके घोड़े सिखाया मास्टर ट्रेनर का रूप में। मैं तो अब उस दिन के लग रही हूँ ना, मैंने कोई प्रयोग कराया जमा इतना भी जहर का। इस साल कोई अब कीड़े बहुत हैं कुछ फसल में? कीड़े पौधे वो करा है, जब भी इतनी शाकाहारी की जरूरत है शाकाहारी ने बुलाओगा, मांसाहारी की जरूरत है मांसाहारी ने बुलाओगा, अपने आप बुलावा। यूँ मैंने 5 साल हो गए देख दी ना ये काम। कितने कीड़े आज पहचान लो आप? मैं 104 तो मांसाहारी आंखें बता दूंगी, 43 बता दूंगी शाकाहारी आंखें। इतना तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी याद नहीं जबानी। और शुरू तक सबसे पहला 2 पत्तियां में चुरड़ा हुआ, सफेद मक्खी आवा तेला, ये हमारे मेजर कीटा हुआ शुरू तक। जिस दिन तक मैं देखने लगी थी आज तक ये हुआ, और पौधा अपनी जरूरत से बुलावा। पहले तो हम इनको देखते थे और डर जाते थे, भी हमारी फसल में कीट हैं, स्प्रे लेकर आए और कर दिया। लेकिन 10-12 दिन के बाद में जाते थे तो भी कीट इतने हमें मिलते थे। फिर डॉक्टर साहब से मैं मिली तो मैंने कहा सर अब स्प्रे कर रहे हैं तब तो ये कीट कंट्रोल नहीं हो रहे, और आप कह रहे हो कि बगैर कीटनाशक के स्प्रे ये कंट्रोल हो जाएंगे कीट, हम ये नहीं मानते। और खर्चा भी करना पड़ा है। हाँ जी, खर्चा भी करते थे। फिर डॉक्टर साहब ने हमारे गाँव में क्लास लगाई थी, और तब मैंने देखा, उससे जब मैंने कीटों का और पौधों का संबंध के बारे में पता चला कि भाई कीट जो हैं नहीं तो किसी को नुकसान करने की उससे आते हैं और नहीं किसी को फ़ायदा देने की नीयत से आते हैं, ये अपना जीवन यापन की करने के लिए आते हैं। और पौधे हाँ जी, और ये सिर्फ अपने पौधा जो है अपनी सुगंध छोड़कर इन कीटों को बुलाता है। आइए अब एक ऐसे किसान से बात करें जो हिसार से आए हैं और उनका अपना अनुभव क्या रहा। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से आए, क्या नाम है? डॉक्टर साहब मेरा नाम दलजीत सिंह है, मैं गांव जेवरा जिला हिसार से संबंध रखता हूं। अब से मेरे खेत में भी ये किसान पाठशाला स्टार्ट हुई है। अच्छा। और अपने यहाँ निडाना गांव से 3 भाई राजवीर जी और सुरेश जी जाते हैं, और हमने इस साल से हमारे गांव में भी ये पाठशाला स्टार्ट कर दी है। और मेरे खेत में मैं पिछले साल भी मैंने ये 3 एकड़ मेरी ज़मीन में बगैर स्प्रे जो नरमा मैंने थी, मेरे पास 10 एकड़ में थी जिसमें से 3 एकड़ मैंने रख रखी थी बगैर स्प्रे की, उसमें मैंने देखा। और इस बार उसको देखते हुए हमारे गांव में हमने ये पाठशाला स्टार्ट कर दी। आज ये पाठशाला के आयोजन में IRI जिसे हम पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, वहाँ के भी वैज्ञानिक आए हुए हैं IPM के, और आइए उनसे पूछें उनके अपने अनुभव और क्या उन्हें देखा और कैसा उनका अपना तजुर्बा रहा। भारतवर्ष में कपास में जितना हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं
उसमें 44% सिर्फ कपास में यूज़ करते हैं। ठीक। इसको देखते हुए हम बहुत सारे उत्सुक थे कि ऐसी कोई प्रणाली अपनाई जाए जिससे हम इसको कम कर सकें। हमने भारत में जगह जगह सफल प्रयत्न किए, परंतु पाया कि हम कहीं ना कुछ पेस्टिसाइड ज़रूर यूज़ कर रहे हैं। परंतु उसके चलते हुए हमें हरियाणा किसान आयोग ने इन किसानों से मिलवाया और उनको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जैसा कि हम पढ़ रहे थे किताबों में कि किसान को जागरूक होना चाहिए, तो हमने ये पाया कि यहाँ की महिलाएं, पुरुष, सब प्रत्येक व्यक्ति, इसमें आप किसी भी को विलंब नहीं मान सकते, किसी को बंद नहीं मान सकते कि उसे नहीं मालूम। हमने देखा इनको कीट के बारे में और शत्रु कीट, मित्र कीट, सबके बारे में मालूम है और ऐसा भी मालूम है कि ये लेंस का प्रयोग करते हैं, ये वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं। जैसा कि हमारा एक सपना है कि हर एक किसान भी एक वैज्ञानिक बन जाए, तो ये इसमें अगर हम देखें तो इनमें हमने देखा कि हमारा प्रयोग बिल्कुल सफल रहेगा। इसको देखते हुए हम राष्ट्रीय कृषि नाशी जीवी प्रबंधन केंद्र पूसा में जो स्थित है और हरियाणा किसान आयोग और यहाँ के जो कृषि विज्ञान के अधिकारी हैं, सब मिलकर हमने ऐसा फैसला किया है कि इन किसानों, महिलाओं को, पुरुषों को हम देश के अलग अलग कोने में ले जाएंगे और दिखाएंगे लोगों को कि देखिए इस प्रकार का ज्ञान किसान को होना चाहिए। और इसके चलते ऐसा भी हम सोच रहे हैं कि हरियाणा के दूसरी जगह से गांव के किसानों को लगातार हम यहाँ लाते जाएं, दिखाते जाएं ये कैसे करते हैं, ये कैसे खेती करते हैं। क्योंकि अगर कृषक एक व्यावसायिक रूप से खेती करे तो मुनाफा उसे पक्का प्राप्त होगा। तो अगर ये कीट के प्रति इतने जागरूक हैं तो मेरे को लगता है ये अपनी फसल को बेचने के लिए भी आगे बहुत जागरूक हो जाएंगे। मैं तो इनको नमन करता हूँ इनके ज्ञान पे। हाँ। आपके ये संतुष्टि हुई कुछ? मेरी बहुत संतुष्टि, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मेरा जैसा आज से 23 साल पहले मुझे पढ़ाया गया था किताब में कि किसान को ऐसा होना चाहिए, ऐसा देखकर पहली बार सपने में लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ कि ऐसा हिंदुस्तान में ऐसा होना मुश्किल है। मैंने विदेश में तो देखा है कि ऐसा होना बिल्कुल संभव है, परंतु ये अमेरिका के किसानों को भी इन्होंने मात कर दिया है। सभी बहुत अधिक उत्साहित हैं और सभी को बहुत अच्छे से जानकारी है कि हमारे कपास की फसल में क्या क्या कीट हैं और उनके कौन से मित्र कीट हैं, कौन से दुश्मन कीट हैं और उनके लिए क्या उनकी पहचान है। उन्होंने सभी के अपनी लोकल लैंग्वेज में नाम दिए हुए हैं और उन नामों से वो उन सभी को पहचानती हैं, उनकी पॉपुलेशन को वो काउंट कर पाती हैं और अच्छे से इनको पता चल पाता है कि कौन सा कपास का कीट है, कितना नुकसान पहुंचाएगा, क्या उसकी संख्या है। इस बारे में ये देखकर मैं बहुत ही उत्साहित हुई कि एक गांव की एक साधारण महिला को इतनी जानकारी है, तो हम बहुत दूर नहीं है कि एक अच्छी फसल की पैदावार ले पाएँ। क्योंकि किसी भी फसल का प्रबंधन करने से पहले अगर उसमें कोई भी कीट या बीमारी आए तो बहुत ज़रूरी ये है कि उसकी निगरानी की जाए। निगरानी के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि उन कीड़ों की पहचान हो और पहचान अगर सही है तो हमारा उसके लिए क्या नियंत्रण का उपाय होगा, इसका भी जो हमारा निर्णय है वो सही ही होगा। तो ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनकी जानकारी बहुत अच्छी से है। अब डॉक्टर साहब के बाद से जो है मैं यहाँ किसानों के संपर्क में भी आई हूँ। रेगुलर मैं जहाँ भी मतलब मैं असंभव हो सकता है मैं आती हूँ। हर पाठशाला में कोशिश करती हूँ। हाँ, कोशिश करती हूँ कि मैं आऊँ, हर में तो नहीं पर जहाँ तक संभव हो सकता है जी। और मैं ये चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब का जो सपना था कि डॉक्टर साहब सबको जहर मुक्त भोजन उपलब्ध करवाएं, वो सपना पूरा हो और उस सपने को पूरा करने में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी सहयोग दे सकती हूँ मैं उस को देने की कोशिश करूँगी। और मैं पूरे दिल से चाहती हूँ कि इन किसानों के साथ मिलकर, और अब तो अपने साथ IPM भी है, सरकार भी अपने साथ है, खाप पंचायतें हैं, किसान हैं अपने साथ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि शायद हम इस सपने को जल्दी पूरा कर भी लेंगे। आज किसान, खाप और वैज्ञानिक मिलकर प्रकृति और मानव के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और खेती में कीटों को शत्रु नहीं बल्कि कृषि का हिस्सा मान रहे हैं और साबित भी कर रहे हैं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन।
हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, ये तो आपने कपास की खेती के बारे में जानकारी ली। अब चलते चलते कल का प्रोग्राम हम आपको जानकारी देते हैं। खबरें खेती के रहेगा, मौसम रहेगा और आपके चिट्ठी के उत्तर देंगे। अब समय समाप्त होता है। किसान बहन भाइयों, नमस्कार।